नमस्कार दोस्तों। मैं सोनू शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब बहुत अच्छे हों, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। आपके मम्मी पापा और आपके घर के सभी बुजुर्गों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की, जो कि मैथमेटिक्स का है। और इससे हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जिनको हम लोग बड़ी आसानी से सीखेंगे और चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। कोई ट्रिक नहीं समझेंगे, बल्कि लॉजिक समझेंगे। क्योंकि अगर लॉजिक पकड़ लिया तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो आज हम लोग बात करेंगे औसत की। औसत यानी एवरेज की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कॉपी पेन नहीं उठाया तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, पॉज पर क्लिक कीजिए, वीडियो रोक दीजिए, पहले कॉपी पेन ले लीजिए, ताकि आप जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएं उनको आप नोट कर सकें। तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपकी बेसिक समझ बढ़ेगी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि सिंपल तरीके से एवरेज होता क्या है। कोई फॉर्मूला नहीं, पहले समझेंगे एवरेज क्या होता है। जैसे कि एवरेज, औसत, आपको लग रहा होगा कि औसतन इतना होता होगा, तो ये एक लगभग वैल्यू होती है जिसको हम प्रिडिक्शन वैल्यू कहते हैं। ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे मान लो कि आपके घर में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य में से एक सदस्य 2 रोटी खा रहा है, एक सदस्य 3 रोटी खा रहा है, एक सदस्य 6 रोटी खा रहा है, एक सदस्य 4 रोटी खा रहा है और एक सदस्य 2 रोटी खा रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि आपके घर में हर सदस्य औसतन कितनी रोटी खाता है, तो आप ये नहीं बताओगे 2 रोटी एक खाता है, 3 रोटी, ऐसे 6 रोटी नहीं। आप एक एवरेज वैल्यू बताओगे जो कि लगभग वैल्यू होगी, जो कि सब पर लागू हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होती है, लेकिन ये एक प्रेडिक्शन होता है जो कि हम कॉमन तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी इसी का आपको एवरेज निकालना होता। आप एवरेज निकालने के लिए आप इनको सबको ऐड करते और फिर जितने भी मेंबर हैं, 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड कर देते, तो आपके पास एक औसती वैल्यू आ जाती। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, हमारी गाड़ी 40 का एवरेज दे रही है। तो उसका मतलब ये है कि हमारी गाड़ी औसतन 1 लीटर में 40 किलोमीटर जाती है। तो वो औसतन की बात कर रहा है, एवरेज की बात कर रहा है। तो कभी कभी भीड़ होगी तो वहां 40 किलोमीटर नहीं जाएगी। तो ये एक ऐसा कैलकुलेशन होता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लगभग होता है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एवरेज का मतलब होता है कि बहुत सारी वैल्यू को लगभग में एक वैल्यू बता देना, एवरेज कहलाता है। आप समझते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का बिल्कुल परफेक्ट एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज, औसत, चूंकि औसत का फॉर्मूला पहले आप सीख लीजिए क्या होता है। औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, ये होता है फॉर्मूला जिससे आप किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को अगर आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है, तो आप करेंगे क्या। आप सिंपल सी बात याद रखेंगे कि औसत एक लगभग वैल्यू होती है और जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को जोड़ के बीच की वैल्यू लेते हैं, लगभग बीच की वैल्यू लेते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को याद करने के लिए यही तरीका अपना लेंगे कि जितनी भी वैल्यू होगी उनको सबको जोड़ा जाता है और फिर जितनी बार जो वैल्यू होती हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। ओके,
तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिमेम्बराइज भी रखनी है, याद भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है कि दिए गए परिणामों का योग का मतलब क्या है। अब मान लो कि आपसे कह दिया जाए 1 से 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। अब ऐसे तो आप जोड़ नहीं सकते, 1 से 1000 तक कैसे जोड़ोगे, तो क्या करोगे। अब इसके लिए 2 3 4 चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, उनको आपको बिल्कुल लिख के रख लेना है, क्योंकि वो जैसे ही ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपकी ये मदद करेगा। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं, अभी बताते हैं। देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए, चाहे वो औसत हो, चाहे आप लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ रहे हो, चाहे परसेंटेज, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो हम लोग गिनती में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इनफाइनाइट तक, ये सब होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब इसी में आपको और भी चीजें याद रखनी है, जैसे होता है विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। तो विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, तो कहां से विषम संख्या शुरू होती होंगी। विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे ही ऐसे 7 9 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। 1 से, 1 को याद रखना है, एक विषम संख्या है। उसके बाद आपको समझना है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्याएं सिंपली आप समझते हैं 2 से डिवाइड होती हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10। अब इन सब में एक चीज आप दिमाग लगा के समझ लीजिए कि ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं तो सभी होती हैं, लेकिन आपसे कौन सी पूछी जा रही हैं, आप उन पर फोकस करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं और अब बताते हैं आपको की पॉइंट्स क्या हैं इसके। देखिए, जैसे मान लो आपसे पूछ दें कि प्रथम n संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का मतलब है कि 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है। तो प्रारंभ से अगर पूछता है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश डैश प्लस n, ये मान लो कि आपसे ऐसा आपको दे दिया जाए और आपसे इसका योग पूछे, तो आप इसका योग निकालने के लिए क्या करोगे। इसका योग निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो कि आपको याद रखना है, n/2 n+1। n/2 n+1 शुरुआत से लेके कोई भी कहीं पर भी मान लो कि आपको 20 संख्याएं दी हो, 30 दी हो, 40 दी हो, 50, लेकिन ये याद रखना है कि ये 1 से ही शुरू होना चाहिए। अगर ये बीच से शुरू हो जाएगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो उसके लिए दूसरी चीजें हैं, बताएंगे, उनका यूज करते हैं। अब अगर इन्हीं का वर्ग आ जाए, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, प्लस डैश प्लस n का वर्ग, तो अब ये वर्गों का योग क्या होगा। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला सिंपली यूज करते हैं, वो होता है n/6 n+1 और 2n+1। ये दिमाग में आपके होना चाहिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद करने में चीजें आसानी रहे। ये वर्ग अगर दिया हो, स्क्वायर की कंडीशन हो, तो ये यूज करेंगे।
अब ये सिंपली ऐसा हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ क्यूब भी तो हो सकता है। तो क्यूब की कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस डैश डैश मान लिया n का क्यूब। तो ये क्या है, प्रथम n संख्याएं हैं जिनके घनों का हमें योग निकालना है। तो घनों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n/2 n+1 और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। मतलब फॉर्मूला यही होता है, बस उसका होल स्क्वायर हो जाता है तो ये क्यूब हो जाता है। तो ये थी तो प्राकृतिक संख्याएं ही, लेकिन ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है और ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। ये सब फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप मिनटों सेकंडों में योग बता दोगे कितना होता है। हालांकि चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत स्पीड आपकी बनेगी, लेकिन पहले आप चीज़ों को आराम से धीरे धीरे इनको लिखो और समझने का प्रयास करो। अब आगे चलते हैं और आगे की बात बताते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं की बात की, लेकिन अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में कहीं छांट दिया जाए और मान लो कि विषम संख्याएं पूछ दी, n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n विषम संख्याएं जैसे पहले 1 + 3 + 5 + डैश डैश प्लस n ले लिया, तो ये शुरुआत 1 से हो रही है, तो प्रथम n है। अब n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब होता है कि संख्याएं हैं कितने, टोटल टर्म कितने हैं। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए सीधे हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन आपको यहीं पर मैं एक बात समझा देता हूँ कि जैसे मान लो कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो क्या करोगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। आपको मालूम है कि विषम संख्या का मतलब जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, तो इसके बीच में 1 का अंतर रहता है। तो जनरली आप समझ लीजिए कि ये टर्म कितने होंगे, टोटल 50 ही होंगे। ओके, हाँ, तभी अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखेंगे, सिर्फ 50। तो अगर ऐसे मान लो कि 1 to 40 तक कह रहा है, तो 1 से 40 तक अगर कह रहा है तो इसमें विषम संख्याएं कितनी होंगी, 20 होंगी। जैसे 1 to 10 तक की अगर बात की जाए तो इसमें विषम संख्याएं कितनी होंगी, 5, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 25। तो बात समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। हाँ, अब सम संख्याओं को लेते हैं। जैसे कि मान लो n सम प्राकृतिक संख्याएं हो तो उनका योग क्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8 प्लस डैश डैश n। अब n का मतलब यहाँ पर फिर से वही है कि ये टर्म बता रहा है। तो अब आप फिर से समझ गए होंगे कि जितने टर्म पूछेगा, जैसे 1 to 100 पूछ रहा है, तो 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 1 से 100 तक कितनी सम संख्या होंगी, 50 ही तो होंगी। तो यहाँ पर 50 रखेंगे, तो 50 रखोगे तो कितना आ जाएगा, इसका 2500 आ जाएगा, तो 2500 आंसर हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं करते, इसका फॉर्मूला होता है n+1। स्क्वायर इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि स्क्वायर इसमें करते हैं तो आप ये याद रखेंगे, स्क्वायर इसमें नहीं होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन टर्म रखने का वही तरीका है जो विषम में था। अब हम समझेंगे कि सम का भी सीख लिया, विषम का भी सीख लिया, वर्ग घन सब सीख लिया, लेकिन अब अगर मान लो कि ऐसी सीरीज आ जाए जिसमें लिखा हो 50 + 100 + 150 + 200 प्लस डैश डैश, तो अब इसमें ये कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। अब आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो कैसे क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ऐसी सीरीज के लिए, तो उसमें आपको नए तरीके से एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो कि मान लो कि बहुत लोग नहीं पढ़े होते हैं, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, जिसको कहते हैं एपी। एपी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी होती है।
यानी आपको चेक करना है कि जो भी सीरीज दी गई है उसके बीच का अंतर समान है या नहीं है। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डैश डैश 100 दिया हुआ है। और तो अब आप चेक करेंगे कि इसमें अंतर समान है, घटा के देखेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएं तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएं तब भी 2। तो ये एक समांतर श्रेणी है। इसको जनरली हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कि पहला टर्म हमने मान लिया ए है, फर्स्ट टर्म ये है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ऐसे मान लेते हैं एक सीरीज है। डी क्या होता है, डी होता है ए प्रथम पद होता है, और जो डी होता है वो होता है सार्वंतर। इसमें अंतर का मतलब होता है कि सेकंड से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, इससे इसको। अब जरा चेक करते हैं, जैसे मान लो कि ए प्लस डी माइनस ए किया तो ए से कैंसिल, डी बच गया। इसको इससे करके देखो तो ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, तो ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तो ये से ये कैंसिल, यहाँ 2d में से डी गया तो डी बचा, तो यहाँ भी मतलब अंतर समान आ गया। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम टर्म निकाल सकते हैं, पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं। जैसे इसके लिए मान लो हमने लिख दिया कि यहाँ पर 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 100। तो अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितने पद हैं यहाँ से 100 तक। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज हो जाता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, और जो Tn होता है, Tn इज द लास्ट टर्म। तो अगर हम यहाँ पे 100 पुट कर दें और यहाँ a की वैल्यू 5 है प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू भी अंतर भी 5 का ही है, तो 5 यहाँ भी पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 5n, यहाँ हो जाएगा -5। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी है 20, तो पदों की संख्या 20 आ गई। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पदों का पता लगा लेते हैं कि कितने इसमें टर्म हैं। लेकिन अब बात आती है कि हमें सिर्फ टर्म का पता चल जाने से सम नहीं पता चल जाएगा। तो सम कैसे निकालेंगे? सम निकालने के लिए 2 फॉर्मूले अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हमें देता है। एक होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला देता है, और एक ये फॉर्मूला देता है Sn बराबर n/2 a प्लस एल। लेकिन a प्लस एल जब यूज कर सकते हैं जब लास्ट टर्म दिया होगा। ओके, तो 2 फार्मूले हम यूज कर सकते हैं और तुरंत ही सम निकाल सकते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनको नोट कर लेंगे दोनों को, तो आपको आसानी रहेगी। थोड़े दिनों तक दिक्कत जाएगी 1-2 बार याद करने में, फिर आसानी से समझ में आएगा। अब मान लो ये अंतर भी समान नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप एक नई चीज़ देखेंगे। जैसे कोई भी श्रेणी दी गई, सीरीज दी गई और उसमें अंतर समान नहीं है, तब आप दूसरी चीज़ चेक करेंगे क्या कि इसका रेशियो समान है क्या, जिसको कहते हैं जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी गुणोत्तर श्रेणी। इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म ले लिया a, दूसरा हो गया AR स्क्वायर, AR क्यूब, डैश AR n माइनस 1, ये ले लिया। अब जरा देखो यहाँ अगर हम इसको इससे डिवाइड करें a/AR तो 1/R बचा। दूसरा इसको जरा AR को इससे डिवाइड करो AR स्क्वायर से, तो क्या है 1/R बचा। इसको करो AR क्यूब अपॉन
ए आर स्क्वायर, तो फिर से ए से ए कैंसिल, सॉरी पहले ए आर स्क्वायर लिखेंगे अपॉन में ए आर क्यूब लिखेंगे, तो फिर से कैंसिल करेंगे तो फिर 1/r आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेशियो सेम है। तो जब रेशियो सेम होता है तब हम गुणोत्तर श्रेणी का यूज़ करते हैं, और गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। अब यहाँ जो r होता है इसको सार अनुपात कहते हैं, और जो a होता है ये तो प्रथम पद होता ही होता है, प्रथम पद। ओके, इसको भी नोट कर लेंगे फॉर्मूले को। अब इसका सम कैसे निकालते हैं, इसके सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं। दो फार्मूलों में आपको याद रखना है कि एक तो एस एन इक्वल टू होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और दूसरा ही फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो आप कौन सा यूज करेंगे, यहाँ आपको ये देखना है कि जो आप डिवाइड करके, जो रेशियो करके जो आर की वैल्यू निकाल रहे हो, वो आर की वैल्यू 1 से अगर ज़्यादा है तो आप इसका यूज़ करेंगे, अगर वो वैल्यू 1 से कम है तो आप इसका यूज़ करेंगे, तब हम इसका यूज़ करते हैं, और अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पूरे एवरेज में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब मैं अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, पूरी आर एस अग्रवाल को आपको हल करवाऊंगा, और आर डी शर्मा भी उसमें बताऊंगा, एस डी यादव भी बताऊंगा। तो कई किताबों को सम्मिलित करके आपको बताएंगे, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, और पहली बार अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माता, नमस्कार।